सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड। और आज आप जानेंगे कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स के दरमियान मुआहदे के पीछे हकीकत क्या है, पाकिस्तान में कितने रिकोडेक हैं और क्या मिनरल्स और रेयर अर्थ्स पर चीन और अमेरिका के दरमियान रेस में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो पहले कहा जाता है कि पाकिस्तान की मादनियात के ज़खायर की मालियत तकरीबन $6 ट्रिलियन है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कितने ज़ीरो हैं, लेकिन हम पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक एमडी मोइन रज़ा खान से जानेंगे कि इतने ही ज़ीरो हैं या एग्जैजरेशन है, और ये अंदाज़ा कैसे लगाया गया। बलूचिस्तान का रिकोडेक दुनिया के सबसे बड़े कॉपर गोल्ड डिपॉजिट्स में से एक है, जो सालाना $2.8 बिलियन एक्सपोर्ट्स जनरेट कर सकता है। और यहाँ एंटीमनी भी है, जो सेमीकंडक्टर्स, लेड बैटरीज और मिलिट्री इक्विपमेंट में यूज़ होता है। जैसे कि मई में इस्तेमाल होने वाली इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान चाइनीज़ J-10C मल्टी रोल फाइटर्स, जिन पर PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स नस्ब की गई थी। और चीन ने एंटीमनी के एक्सपोर्ट पर पिछले साल दिसंबर में अमेरिका पर बैन लगा दिया। समझे अहमियत? क्योंकि हालिया जंगों में मिलिट्री स्पेंडिंग में इजाफा हो रहा है। मैप पर आपको नजर आ रहा होगा कि कौन से मिनरल्स पाकिस्तान के कौन से इलाके में हैं। सबसे वेल सर्वेड बलूचिस्तान का है, और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इन मटेरियल्स की क्या अहमियत है। गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं होता, एरोस्पेस इंडस्ट्री, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होता है। कॉपर तो खैर बिजली से इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ के लिए लाजमी है, और अगर दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्ट होता है या शॉर्टेज होती है तो रिकोडेक की अहमियत और भी बढ़ जाएगी। क्रोमियम विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होता है। मैंगनीज ना सिर्फ खाद में इस्तेमाल होता है बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज में भी, और जिंक भी ऑटो इंडस्ट्री में बहुत अहमियत का हामिल है। ये सब तो हो रहा है जब दुनिया में बड़े प्लेयर्स US, चाइना, EU, इंडिया, गल्फ स्टेट्स क्रिटिकल मिनरल्स के लिए रेस में हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, CPEC की चाइनीज इन्वेस्टमेंट और नई अमेरिकन डील्स के बीच अपना रास्ता तय करते हुए। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और मकामी गुस्सा और शिकायतें और हैं, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं। एनालिस्ट कहते हैं कि कम्युनिटी कंसेंट, फेयर रॉयल्टी शेयरिंग, ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स ज़रूरी हैं ताकि ये ख्वाब हकीकत में बन सके। क्या मिनरल्स पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था? और अप्रैल में होने वाली मिनरल समिट का क्या बना? बात करते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक एमडी मोइन रज़ा खान से। अप्रैल की जो समिट हुई थी, मैं भी उसमें मौजूद था दोनों दिन, और very well celebrated event. Really, it was much better than the event that happened in August 2023. So, it generated a lot of interest. A large number of companies, I would say, vis-a-vis the Pakistan's potential and Pakistan's strategic position, they came. And quite a few MOUs were signed also between Pakistani companies and these companies which came from the Western world as well as Turkey, and तो MOUs तो बहुत साइन हुए। उस अप्रैल के बाद अभी तक उसमें मज़ीद पेशरफ़ तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। MOU के बारे में तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ, I have my I take it with a pinch of salt, I would say, कि MOUs जो होते हैं वो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होते, नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। और मेरी अपनी जो कैरियर है उसमें मैं कहता हूँ अगर 150 MOU मैंने साइन की तो उसमें 2 or 3 बेसिकली मैच्योर इनटू एग्रीमेंट एंड सम वर्क फॉलोड थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ दैट। हम ये कहेंगे कि यस, पाकिस्तान वाज एबल टू शो केस इट्स मिनरल पोटेंशियल to good companies who came to Pakistan, and ये भी बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की कि इतनी सारी कंपनीज़ को और इतनी सारे एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान में पुल किया उन्होंने, and that shows the mineral potential of Pakistan, which I have always advocated that it has a lot of mineral potential. चाइना का
کافی زیادہ، بلکہ میں کہوں گی گلوبلی یو ایس سے زیادہ ان کی گرپ ہے، گرفت ہے اس معاملے میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، سینڈک کی بات کرتے ہیں. اور دوسری طرف امریکہ ہے، وہ بھی اپنے سپلائی چینز اور کو مضبوط بہتر کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس وقت الیکٹرانک وہیکلس ہوں، اینی کائنڈ آف ٹیکنالوجی اس میں ضرورت ہے. Where does Pakistan figure into between the US and China? سب سے پہلے تو چائنا کی بات کرتے ہیں. چائنا is not only that, we are talking about that, it's very important. Actually, China has the monopoly on rare earth. It is, it produces about 80% of all rare earth that are produced in the world. Plus, it processes over 95% of that. So that means that China is very, very, very advanced in this technology in terms of mining, process and processing. اور وہ ساری جو پروسیس فارم میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ہائی ڈینسٹی انرجی میگنیٹس جو ہیں کہ وچ آر ریزسٹنٹ ٹو ویری ایکسٹریم ٹیمپریچرز ایکچولی, وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. انڈیا کو بھی, انڈیا کی ایکسپورٹ انہوں نے جس زمانے میں وار چل رہی تھی تو اس زمانے میں انہوں نے ان کی ایکسپورٹ انڈیا کو بند کر دی تھی اور انڈیا کی چیخیں نکل گئی تھیں, کیونکہ وہاں پہ ای وی بہت بڑے لارج اسکیل پہ ای وی کی پروڈکشن ہو رہی ہے. تو پاکستان اس گیم میں کہاں ہے؟ پاکستان اس گیم میں اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں, پاکستان میں ریئر ارتھ کی جو اکرنس ہے وہ نون ہے. میں شروع کرتا ہوں چاغی سے. چاغی کے, کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ میں نے خود سیمپلس کلیکٹ کر کے ان کے انالیسس کروائے ہیں, اور چاغی میں تقریباً ہمیں کوئی 12 کے قریب ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں in very good percentage. Similarly, if you come to Makran coast and the sands which is like spread all across Makran coast, also Makran coast کا مطلب ہے کہ جو آف شور مکران سے جو بیچز ہیں, اسی طریقے سے if I extend them to eastward towards the the Indus آف شور, اور اس کے ساتھ جو جیسے ہم سینڈ اسپیٹ کی بات کرتے ہیں اس کو کلفٹن سے اور مزید ویسٹ کی طرف آپ کریں ٹھٹا وغیرہ بدین کے, تو اس میں بھی ان سینڈز میں ریئر ارتھ ایلیمنٹ کے شواہد ملیں, اور پرسنلی میں نے اس کے انالیسس بھی کروائے اور انالیسس دیکھے بھی ہیں میں نے, جو جیولوجیکل سروے پاکستان نے بھی کسی وقت کروائے تھے, کچھ پرائیویٹ کمپنیز بھی کروائے ہیں اور کچھ میں نے خود بھی کروایا. آپ نے کہا کہ 6 ٹریلین کا ایک جو فگر ہے یہ اندازہ ہے, for the entire, for all of the یہ اندازہ not just rare earth. یہ کس کا ہے؟ یہ اندازہ جو ہے نا, یہ آپ نے مجھ سے کہا کس کا ہے, I don't know where this figure has come from really. It has come from government circles. It hasn't come from Geological Survey of Pakistan, who are the custodian of mineral exploration in Pakistan. It hasn't come from there. تو کہیں نہ کہیں سے تو آیا یہ نمبر, لیکن اس کی سورس مجھے تو اس کا علم نہیں کہ یہ کہاں سے آیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جب ہم اس کو اپنی پاکستان کی منرل انڈسٹری کو سیل کر رہے تھے ٹو پوٹینشیل انویسٹرز, تو سم ویئر دس فگر جسٹ اسپرنگ اپ. ایک ٹریلین ادھر, ایک ٹریلین ادھر, چلیں 6 ٹریلین بن گئے, ٹھیک ہے. I am saying that it could even be 20 trillion. Who knows really? کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. سنتے آ رہے ہیں پاکستان میں اتنے سارے یہ زیر زمین ذخائر ہیں, ایکسپلائٹ نہیں ہو پائے, بٹ ایسا لگتا ہے بریکو ڈیک کی جو آربیٹریشن کی سیٹلمنٹ کے بعد اور وہ آگے بڑھ گیا ہے, پاکستان واقعی اب سنجیدہ ہو گیا ہے. اس میں اگر ہم ریکوڈک کی ایک بات کرتے ہیں تو I with fairly confidence and my own geoscience background, I would say that we will be able to find at least 6 to 7 recordic inshallah if work is done in a systematic way. جن علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں نہ صرف آپ کے پاس سیکورٹی سچویشن آتی ہے یا ایکسیس مشکل ہوتا ہے. Although ریکوڈک کو آپریٹ کرنے کے لیے بہت بڑی بہت بڑے کے والیوم میں پاکستان کو سیکیورٹی فورسز ڈپلائی کرنی پڑی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اٹ ہیز 6 لیئر سیکیورٹی پروویژن.
6 लेयर, और ये सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, एंड दे आर बेयरिंग द कॉस्ट. हालांकि ऑयल एंड गैस में जब हम सिक्योरिटी मांगते हैं तो हमसे एफसी वाले जो हैं वो दे चार्ज ह्यूमोंगस, बट हियर बिकॉज इट्स a strategic thing, and government of Pakistan has got Barrick Gold to forget about the arbitration penalty and come back. उसके नतीजे में हमने 37.5% जो शेयर था उनका, उसको हमने 50% कर दिया. तो दैट इज़ आर गिव टू Barrick Gold in terms of incentivization to come and work in Pakistan, because here उनका बढ़ गया, रिकॉर्डिंग डिपॉजिट नोन था ऑलरेडी, उसकी बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी मौजूद थी, तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. अच्छा, रिकोडेक के हवाले से जो इसकी पूरी तारीख है, जो शेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, मुख्तलिफ कंपनीज़ का, ये सब हमें मालूम है, लेकिन सैन ने कहा हमें नहीं पता. MCC जो है वो चाइनीज़ कंपनी है, और ये चाइनीज़ कंपनी को दे दिया, और इसमें गवर्नमेंट बलूचिस्तान का कुछ शेयर था, और इसको उन्होंने, ये दिस ऑल हैपन इन 90s चाइनीज़ को. लेकिन उसमें हमने कोई ऐसी चीज़ में कोई ऐसी क्लॉज नहीं रखी कि हम इसको मॉनिटर करेंगे और हमारा कितना शेयर होगा और किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होगी. पाकिस्तान, आप यू विल बी सरप्राइज कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने चाइनीज़ को एक स्मेल्टर भी लगा के दिया, और उस स्मेल्टर को यूज़ करते हुए उन्होंने उसकी कॉपर की प्लेट्स बनाना शुरू कर दी, बिलेट्स वगैरह की फॉर्म में, और वो विदाउट प्रॉपर मॉनिटरिंग वो उसको एक्सपोर्ट करते रहे. वो लेकर आते थे अरेबियन सी के ऊपर, और यहाँ से उनके शिप जो है वो भर के लेके जाते थे उसको. रिकोडेक इज़ अ बेटर डील. हाँ, इट्स अ मच बेटर एंड मैच्योर डील. इसमें जो सबसे बड़ी इशू है ना, कि वो कहते हैं हम 60% कंसंट्रेट बनाएंगे, इसका मतलब है कि 40% जो रेजिड्यू है वो पाकिस्तान में रह जाएगा. मैंने इंसिस्ट करता रहा उसके ऊपर, लेकिन वो, हाँ, वही बात है ना, बेगर द नॉट चूज़र. मैं ये बातें करता रहा तो मुझे मेरे साथी जो थे, जिसके अंदर ज़ाहिर है कि उसको MI ऑपरेट कर रही थी, और हमारा इंटरेस्ट ये था कि यार किसी तरीके से पाकिस्तान आर्बिट्रेशन पेनल्टी जो है उसको वेव करवा से निकल जाए. हाँ, निकल जाए. तो वो बेगर द नॉट चूज़र वाली बात आ जाती है. कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि Barrick Gold विल हैव द राइट, बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है, विल हैव राइट ओनली ऑन कॉपर एंड गोल्ड, नथिंग एल्स. तो रेयर अर्थ हमारे होते हैं, बट देयर इज नो मॉनिटरिंग. पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग नहीं है, सो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. देखें ना, वो तो हमारी सरजमीन का रॉक लेके जा रहे हैं, मट्टी लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, विच बिलोंग्स टू अस. द डील सेज इट इज़ ओनली फॉर द कॉपर एंड गोल्ड, सो बट दे आर टेकिंग अवे ऑल द अदर थिंग्स. तो उसको कौन मॉनिटर करेगा? वो कहेंगे हमें इसमें कॉपर एंड गोल्ड मिला, देयर इज़ नथिंग एल्स, इट्स ऑल रेजिड्यू. इट्स नॉट पॉसिबल. फिर ये FWO की एक अपनी साइट है नॉर्थ वजीरिस्तान में. इट्स अ वेरी स्मॉल डिपॉजिट, अबाउट 5 to 8 million ton, just compare it with 3 billion ton of रिकोडेक. तो ये जो साइट है मोहम्मद खेल नॉर्थ वजीरिस्तान में, बड़ी साइट नहीं है, लेकिन इसका एक न्यूसेंस वैल्यू है, बिकॉज इट्स FWO विच इज़ ऑपरेटिंग इट. और फिर यहाँ USSM का थोड़ा सा रोल आ जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक मिनरल एक कंपनी है जो 2008 में फॉर्म हुई थी. उसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर. तो वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बड़ी चीज़ें हैं. $240 million का उन्होंने भी उसमें फ़ंड रेज़ किया, और अपने अंदर वहाँ पे हाइड्रो मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग फैसिलिटी को इन्हेंस करने के लिए. it has very very little to do what they have promised in the MOU with Pakistan. तो वो अभी उनकी जो भी कुछ कार्रवाई हो रही है ना, उसमें पाकिस्तान फिगर नहीं हो रहा. मैंने ये सजेस्ट किया था, मैं स्टिक आउट माइंड है कि मैंने दोनों एरियाज़ हमारी पेट्रोलियम को दोस्ती में मैंने उनको सजेस्ट किए थे, एंड गुड दैट दे ट्रस्टेड मी एंड दे हैव the exploration license over these two areas, कोहे दलील and कोहे सुल्तान. और ये मेरा कहना है कि these are going to be turned into another record, 2 records. साउथ में एक कंपनी है नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड,
जिसको शमसुद्दीन शेख साहब चलाते हैं, और ये बेसिकली तब्बा ग्रुप एंड देयर आर 3 अदर इन्वेस्टर्स। तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया और 1.5 साल के अरसे में within 18 months they announced a discovery during this summit which happened in April. And I've personally seen the cores का मतलब है वो रॉक जो निकल कर आए ड्यूरिंग ड्रिलिंग। मैंने उनको पर्सनली देखा है वहाँ पर, क्या कहते हैं, ये लेकर गए थे वहाँ पे समिट में, और डिस्प्ले किया था, उनका बूथ था, एंड आई फाउंड everything that I saw in Rakotic in those cores. सो आई थिंक इसका कंक्लूजन हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 6 से 7 रेकोटिक हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि देखें, ये रेकोटिक के वसैंदा के बाद ये NRL ने पहली दफ़ा काम किया है इसके अंदर, यानी कि पहली दफ़ा में उनको सक्सेस हो गई। तो आपने सुन लिया, जितने MOUs साइन हुए थे वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी तक तब्दील नहीं हुए, और वो जो $6 ट्रिलियन का अंदाज़ा है इसी को लेकर चले तो $1 ट्रिलियन का अंदाज़ा सिर्फ मेटल्स और मिनरल्स की कागजी ज़मीन में मौजूद वैल्यू है। माइनिंग, बिजली, ट्रांसपोर्ट और टैक्सेस के बाद सिर्फ 10 से 20% हिस्सा ही ट्रेजरी तक पहुंच जाता है। कुछ जीरोस कम हुए ना। और अगर पाकिस्तान रिको-डिक से एक्सपोर्ट होने वाले मेटल्स और मिनरल्स को मॉनिटर नहीं कर रहा तो एंटीमनी जैसे कीमती मटेरियल से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। चीन की शायद वैसे ही क्रिटिकल मिनरल्स पर मोनोपोली है, तो अमरीकी सरमायाकारी से शायद उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या पाकिस्तान के ज़रिए चाइनीज़ मिनरल्स का एक्सपोर्ट एजेंट बन सकता है? इसके अलावा भी मज़ीद सर्वेस की ज़रूरत है उन इलाकों में जहां सिक्योरिटी रिस्क्स ज़्यादा हैं। यानी अभी भी कुछ सवालों के जवाबात बाकी हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा, क्या मिनरल्स पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हैं?